हेलो बच्चों, नमस्ते, प्रणाम, जय राम जी की। आज की इस क्लास में हम साइंस की जो शेष होती अपनी बच गई थी उनको समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना, आप पेन और कॉपी लेकर बैठना है आपको, और कुछ बातें सुन के और कुछ लिखकर याद रखने की कोशिश करना। चूँकि ओटी का ये क्विक रिवीजन चल रहा है तो थोड़ी स्पीड में रहेगी क्लास। आप इसको और स्पीड में करके भी सुन सकते हो, इंटू 2 की स्पीड में सुन सकते हो। तो सबसे पहले रक्त। बच्चों, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें आरबीसी काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी थोड़ी कम मात्रा में पाई जाती है। रक्त के अंदर जो आरबीसी होता है ना बच्चों, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। बच्चों, ये जो हीमोग्लोबिन वर्णक होता है ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेके जाता है, इसलिए इसको अपन श्वसन वर्णक भी कहते हैं। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है आपसे कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, तो अपन प्रश्न का आंसर लिखेंगे हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहा जाता है। हमारे शरीर में बच्चों दो प्रकार की नलियाँ होती है जो जिनमें रक्त प्रवाह होता है, उन नलियों को धमनी और शिराएँ कहते हैं। वैसे तो रक्त वाहिनियाँ कहते हैं बच्चों उनको, लेकिन वो अलग अलग रक्त का प्रवाह करती है, इसलिए इनका अलग अलग नाम है, धमनी और शिरा। यहाँ से भी आपसे प्रश्न बन सकता है ओटी का, धमनी और शिरा। तो मैं आपको इसमें से जितने भी प्रश्न बनेंगे आपको मैं बता रहा हूँ। धमनियों में O2 युक्त रक्त बहता है जिनको अपन शुद्ध रक्त बोलते हैं, और शिराओं में बच्चों बहता है CO2 युक्त रक्त। तो ऐसे करके आप ये दोनों का याद रख सकते हो, धमनियों में O2 युक्त रक्त और शिराओं में CO2 युक्त रक्त। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी में होता है आपका उल्टा, यानी कि इसमें बहता है CO2 वाला रक्त, और यदि यही अगर शिरा हो जाएगी पल्मोनरी शिरा तो उसमें बहेगा O2 युक्त रक्त। तो इस प्रकार से आप, धमनियाँ जो होती है गहराई में स्थित होती है शरीर में, और शिराएँ जो होती है थोड़ी शरीर के ऊपरी भाग में स्थित होती है। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं और शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। ये धमनियाँ जो रहती है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को ले जाती है, और शिराएँ शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में रक्त को वापस लाती है। तो इस प्रकार से ये रहता है बच्चों। धमनी की भित्ति पर रक्त द्वारा जो दाब लगता है उसको हम रक्त दाब कहते हैं, रक्त दाब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर, और शॉर्ट में बच्चों इसको कहते हैं बीपी। आपने ज़रूर सुना होगा बीपी, ब्लड प्रेशर। तो रक्त दाब जो होता है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब आपसे पूछा जा सकता है, तो वो है 120/80 mmHg, मिलीमीटर पारा। इसमें भी बच्चों दो प्रकार का रक्त दाब होता है, एक होता है प्रकुंचन दाब और एक होता है अनुशीतलन दाब। तो प्रकुंचन दाब यदि आपसे पूछा जाए अकेला तो वो होता है 120, और अनुशीतलन दाब पूछा जाए तो बच्चों वो होता है आपका 80। तो ऐसे करके देखो, मेरे साथ एक साथ सुनो दोनों को। यदि आपसे पूछा गया प्रश्न इस प्रकार है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो ये दोनों साथ में लिखना है, 120/80 mmHg। यदि प्रश्न आता है कि मनुष्य के शरीर का प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो 120 वाला लिखना है mmHg, और अनुशीतलन दाब में 80 mmHg। इसकी याद रखने की एक ट्रिक बच्चों ये है, देखो 80 जो होता है वो 120 और 80 तक अपन जब गिनती लिखेंगे तो 80 पहले आता है और 120 बाद में आता है। तो देखो, जब अपन वर्णमाला लिखते हैं तो आ भी पहले आता है, जो चीज़ पहले आती है वो पहले वाले के साथ है, और पा लिखते हैं तो वो बाद में आता है तो वो बाद वाले के साथ है। ऐसे करके इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। इसमें आगे बच्चों हमारा जो उत्सर्जी अंग है हमारे शरीर का, बच्चों जो उत्सर्जी अंग है ना, वो आपका है प्यारा सा किडनी। किडनी जो है हमारा उत्सर्जी अंग है, इसको हिंदी में वृक्क बोलते हैं, और इस किडनी की जो संरचनात्मक इकाई है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। ये भी पूछा जाता है, नेफ्रॉन, और हिंदी में बोलते हैं इसको वृक्काणु, नेफ्रॉन या वृक्काणु। तो ये आप इसका आराम से याद रख सकते हो। हमारे शरीर का बच्चों जो श्वसन अंग होता है, श्वसन अंग वो हमारे फेफड़े होते हैं। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, और फेफड़ों की जो एकल इकाई है, या फिर यूँ कहें कि फेफड़ों की जो संरचनात्मक इकाई है बच्चों, उसको हम कहते हैं कूपिका। काफ़ी पूछे जाने वाला प्रश्न है, फेफड़ों की संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, कूपिका कहा जाता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बच्चों यकृत है, लिवर, जिसमें है ना पित्ताशय होता है, उससे पित्तरस निकलता है, पित्तरस पित्ताशय से निकलता है, उसके अंदर यकृत के अंदर पित्ताशय होता है। यकृत बच्चों अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, तो अमोनिया को यूरिया में बदलता है यकृत।
यकृत अधिक ग्लूकोज की मात्रा जो रहती है उसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके भी रखता है, और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी ये है। तो इसको भी आप आसानी से इसमें याद रख सकते हैं। पौधों में जल का और भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है, ये विशेष ऊतकों द्वारा होता है जिनको अपन संवहन ऊतक कहते हैं। संवहन ऊतक दो होते हैं बच्चों, जाइलम और फ्लोएम। तो आप ऐसे याद रखोगे, जल का परिवहन जाइलम करता है और भोज्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम करता है। याद रखने की ट्रिक देखो, कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में, जाइलम और फ्लोएम लिखा मैंने, ओके। जाइलम और ये करता है जल का परिवहन, और फ्लोएम करता है फूड का परिवहन। फूड मतलब होता है भोजन, आप जानते हो। तो बच्चों देखो, जाइलम में जा रहा है, जल में भी जा रहा है, और फूड में फा रहा है, फ्लोएम में भी फा रहा है, ठीक है। इस टाइप से आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो, काफ़ी पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। उसके बाद बच्चों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो हमारे शरीर की जो बच्चों जो मास्टर ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि, उसको हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, अन्य सभी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स पर भी ये नियंत्रण रखती है। हमारे शरीर की ये जो पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि, उससे वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि भी होती है। इस प्रकार से ये बात भी आप याद रख सकते हो। किडनी के ऊपर जो किडनियाँ होती हैं उनके ऊपर एक छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि बच्चों, एड्रीनल ग्रंथि। इस एड्रीनल ग्रंथि से एक हार्मोन्स निकलता है ऐसा कैसा ही, जिसको कहते हैं एड्रीनेलिन हार्मोन, एड्रीनेलिन हार्मोन। ये हमें संकट से बचाता है, अर्थात जब हमें डर लगता है तो ये है ना, हृदय की धड़कन बढ़ाने वगैरह का काम करता है, इसलिए इसको हम संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। मतलब आप प्रश्न अगर ऐसा पूछा जाए कि संकटकालीन हार्मोन किसे कहते हैं, तो आप आंसर उसको लिखोगे, एड्रीनेलिन हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों, इसमें हमें प्रकाश संश्लेषण भी दिया हुआ है इसी चैप्टर में। तो प्रकाश संश्लेषण में भी आप ये याद रखोगे कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है हमारा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है, और प्रकाश संश्लेषण में जो उपयोग की जाने वाली गैस है बच्चों, वो CO2 है। आप जानते हो CO2 और जल द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। तो उपयोग की जाने वाली गैस CO2 है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनने वाली गैस कौन सी है, वो ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस से उत्पाद के रूप में इसमें बनती है। तो ये दोनों प्रश्न आप क्लियर कर लेना। प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी गैस CO2 है, और प्रकाश संश्लेषण में बनने वाली गैस सहायक उत्पाद के रूप में वो है आपकी ऑक्सीजन अर्थात O2। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल, ये सारे पादप हार्मोन हैं। पादप हार्मोन जो कि है ना, पादपों में रासायनिक समन्वय और नियंत्रण का कार्य करते हैं। तो ये पादप हार्मोन, इनको आप आराम से याद रख सकते हो। पादप हार्मोन में जो एब्सिसिक अम्ल होता है ना बच्चों, वो वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। इसलिए उसे वृद्धि संदमन या वृद्धि रोधक हार्मोन किसे कहते हैं करके प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लिखोगे एब्सिसिक अम्ल, ABA उसका शॉर्ट फॉर्म है। एब्सिसिक अम्ल पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन का काम करता है। मनुष्य में शुक्राणुओं का जो निर्माण है, शुक्राणु निर्माण होता है बच्चों वृषण के अंदर, और अंडाणु निर्माण होता है अंडाशय के अंदर। तो ये भी आपसे अगर पूछा जाए। और दूसरी बात, मनुष्य का जो मुख्य प्रजनन अंग है, नर प्रजनन अंग, वो बच्चों वृषण है, और मादा प्रजनन अंग है वो है अंडाशय। नर युग्मक, अगर बात करें नर युग्मक कौन होता है मनुष्य में, ये पूछ सकते हैं, तो वो शुक्राणु होता है। और मादा युग्मक कौन होता है, तो वो अंडाणु होता है। मादा युग्मक अंडाणु होता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। निषेचन, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। अमीबा में द्विखंडन विधि से अलैंगिक प्रजनन होता है। अमीबा में द्विखंडन विधि से अलैंगिक प्रजनन होता है। और प्लाज्मोडियम, जो कि बच्चों प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम जो कि अपना मलेरिया का परजीवी है, उसमें बहुखंडन विधि से अलैंगिक प्रजनन होता है। बहुखंडन विधि से अलैंगिक प्रजनन प्लाज्मोडियम के अंदर देखने को हमें मिलता है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो बच्चों बेसेक्टोमी, बेसेक्टोमी आपसे पूछी जा सकती है। तो बेसेक्टोमी जो है शुक्राणु नलिका को काटकर बांध दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बेसेक्टोमी कहते हैं, अर्थात इसको शॉर्ट में पुरुष नसबंदी कह सकते हैं।
ऐसे ही ट्यूबेक्टोमी होती है जिसको महिला नसबंदी कहते हैं। ऐसे करके ये पूछ सकते हैं। अंडवाहिनी को काटकर बांध देना, यानी कि ये ऑपरेशन के थ्रू होता है, शल्य चिकित्सा के थ्रू अंडवाहिनी और शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, तो जिससे है ना शुक्राणु अंडाणु नहीं मिल पाते। इन प्रक्रियाओं को अपन बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं पुरुष नसबंदी और इसको बोलते हैं महिला नसबंदी। आनुवांशिकी के जनक बच्चों मेंडल हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का प्रयोग किया था। हमारी जो कोशिका होती है उसमें टोटल गुणसूत्र होते हैं 46। एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन लिंग गुणसूत्र बच्चों 2 होते हैं और दैहिक गुणसूत्र 44 होते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ इस बात में, टोटल गुणसूत्र कितने हैं? 46। प्रश्न आता है कि हमारी मनुष्य के शरीर की कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। मनुष्य के शरीर की एक कोशिका में कितने दैहिक गुणसूत्र पाए जाते हैं? 44। मनुष्य के शरीर की एक कोशिका में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? 2। टोटल 2 और 46 हो रहे हैं इस प्रकार से। और जोड़े में अगर ऑप्शन आते हैं तो 46 का जोड़ा क्या बनेगा? 23 जोड़े टोटल, 22 जोड़े दैहिक और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र। मनुष्य में बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो पिता का बाह्य गुणसूत्र। पिता का बाह्य गुणसूत्र मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है बच्चों। इसको भी आपको ऐसा कैसे याद रख लेना है। उसके बाद अपन आगे आते हैं तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है बच्चों? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। 3-4 क्वेश्चन और पूछते हैं समतल दर्पण से। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा। और समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब का साइज कितना होता है? वस्तु के बराबर। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब के पार्श्व परिवर्तित होते हैं, मतलब साइड बदल जाती है। तो ये बात भी अगर आए तो आप उसमें सत्य लिखेंगे। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर उसके सामने वस्तु रखी होती है। उसके अलावा बच्चों जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, इसके जो प्रतिबिंब होते हैं, गोलीय दर्पण है अवतल। चलो मैं जब तक मिटा रहा हूँ तो कुछ बातों को ध्यान से सुनो। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है तो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। बाहर की ओर उभरा हुआ होता है तो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ से जो कुछ ओटी बनती है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने बना लिया एक प्यारा सा अवतल दर्पण। उसके ये जो P होता है उसका ध्रुव होता है, यहाँ पर उसका फोकस होता है, उतनी दूरी पर एक वक्रता केंद्र होता है। तो बच्चों क्या होता है ना, इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना, आप स्पीड में बोलूँगा। जब वस्तु अनंत पर होती है अवतल दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, बिंदु साइज का बनता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है, सी व अनंत के बीच, तब बच्चों प्रतिबिंब जो होता है आपका बनता है आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यहाँ पे बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है। जब वस्तु इन दोनों के बीच में होती है यानी सी व एफ के बीच में तो अनंत और सी के बीच में यहाँ पे बनता है। जब वस्तु फोकस पे होती है तो अनंत पे बनता है। जब वस्तु ध्रुव और एफ के बीच में होती है तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, आभासी और सीधा। मात्र बच्चों एक ही केस में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, इसमें जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो। बाकी जितने भी 5 केस मैंने आपको बताए थे उन सभी में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो अवतल दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु बच्चों जितनी हाइट की है उतनी हाइट का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा नीचे की ओर बनता है। और जो उत्तल दर्पण होता है जो इस टाइप से होता है, ये मैंने जो पॉलिश कर रखी है ये वाली, तो उत्तल दर्पण में बच्चों क्या होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण अर्थात साइड मिरर के रूप में हम करते हैं। इसके बाद दर्पण सूत्र बच्चों होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u और लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। और दर्पण के आवर्धन का सूत्र भी आपसे अगर पूछा जाए तो m बराबर माइनस b/u, ये दर्पण के आवर्धन का सूत्र है। h' भी कह सकते हैं इसका पूरा कंप्लीट ये। और लेंस का आवर्धन सूत्र है बच्चों b/u और बराबर h'/h। दोनों में बस अंतर मात्र इतने का है, यहाँ पे माइनस नहीं है और यहाँ पे ये दर्पण वाला है, ध्यान रखना, दर्पण, और ये लेंस वाला आवर्धन है। और ये दर्पण सूत्र ये है, दर्पण सूत्र वाले में प्लस है और लेंस सूत्र वाले में इधर माइनस है, उल्टा पुल्टा है थोड़ा सा, ठीक है, अच्छे से याद रख लेना इसको।
आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस जो होता है ना बच्चों, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। और लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों, वो डाईऑप्टर होता है, काफ़ी पूछा जाता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर। यहाँ पर हमने आपको इसमें लिख दिया हुआ है, आप देख लेना। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। लेंस, ये देखो यहाँ पे, दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r कहलाती है और ये फोकस दूरी f कहलाती है। तो बच्चों क्या होता है, इन दोनों में एक प्यारा सा संबंध है, r बराबर 2f, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है, दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती होगी, वेरी सिंपल। तो इस प्रकार से जैसे भी प्रश्न आपसे इसमें से पूछा जाए तो आप लिख सकते हो। अब हम आ जाते हैं मानव नेत्र पे। तो मानव नेत्र में बच्चों जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है ये, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। मानव नेत्र में जो मानव नेत्र का बच्चों स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है ना वो 25 सेंटीमीटर है, याद रख लेना, इसको निकट बिंदु भी कहते हैं। और मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की जो अधिकतम दूरी है वो अनंत है, अनंत तक स्पष्ट मानव नेत्र देख सकता है। आप देख सकते हो आकाश कितना ऊंचाई पे होता है तो भी हमें दिखाई देता है। तो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत है और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। काफ़ी पूछे जाने वाला प्रश्न है। मनुष्य के नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली करती है। प्रकाश की मात्रा जो प्रवेश करती है ना आँख में, उसको नियंत्रित करने का काम जो है वो पुतली का है। और पुतली के साइज को नियंत्रित करने का काम है बच्चों परितारिका का। पुतली का साइज कौन कंट्रोल करता है? परितारिका। मानव नेत्र का जो गोला होता है उसका जो व्यास है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है और नेत्र गोलक की आकृति होती है गोलाकार। नेत्र गोलक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। उसके बाद बच्चों पक्षमापी पेशियों द्वारा लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसमें परिवर्तन किया जाता है। इस बात को भी आप आसानी से याद रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं बच्चों। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ से मैं कुछ मात्रक बताऊँगा, आप ध्यान रखेंगे, और कुछ बातें बताऊँगा उसको भी सुनेंगे, ध्यान से सुनना। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विभवांतर का वोल्ट और विद्युत विभव का भी वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक बच्चों कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और अपना इसमें विद्युत धारा मापी यंत्र जो है ना बच्चों अमीटर है, एमीटर बोल सकते हो, एमीटर या अमीटर। और विभवांतर मापी यंत्र का नाम होता है वोल्ट मीटर। काफ़ी पूछे जाने वाला प्रश्न है। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं किसी भी उपकरण के अंदर, और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इससे विद्युत धारा मापते हैं, याद रखेंगे। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है। और वोल्ट मीटर विद्युत विभवांतर मापने वाला यंत्र है बच्चों विभवांतर। विभवांतर जो मापा जाता है वो इसका वोल्ट मीटर से मापा जाता है, इसको पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसमें और क्या है, इसमें बच्चों देखो पार्श्व क्रम, हाँ, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हों तो कुल संयोजन का कुल प्रतिरोध इस सूत्र से निकालते हैं, और यदि पार्श्व क्रम में जुड़े हों तो इस सूत्र से निकालते हैं। ये आपको ध्यान रखेंगे। इस टाइप से जितने भी जुड़े हैं तो उसका सबका ये अपन निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चुंबक, चुंबक से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ेंगे। चुंबक में टोटल 2 ध्रुव होते हैं जिसको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में होता है बच्चों, सजातीय ध्रुवों में होता है आपका प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में होता है आकर्षण। यानी कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाएंगे तो प्रतिकर्षण, और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाएंगे तो आकर्षण होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ओर्स्टेड होता है, ओर्स्टेड। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बच्चों होगा ओर्स्टेड। और इसमें एक MRI का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सुन लो। इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बच्चों हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पे समाप्त हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। इसीलिए अपन ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, बंद
वक्र होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने आपको बता ही दिया, ओर्स्टेड होता है। और चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों सदिश राशि कहा जाता है। किसी क्षेत्र के जैव और अजैव कारक मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। खेत और बगीचा जो है ना बच्चों वो कृत्रिम पारितंत्र है, और वन तालाब ये प्राकृतिक पारितंत्र कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। सब्जी के छिलके वगैरह इस टाइप की जो चीज़ें होती है कागज़, गोबर वगैरह, ये सब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, ये मिट्टी बन जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन बच्चों कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते, जैसे पॉलीथीन आपने सुना होगा, डीडीटी जो है एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। एक बार और सुनो, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन करके इसका फॉर्मूला होता है, याद रख लेना। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला एक यौगिक है बच्चों, इसको भी आप याद रखेंगे। CCl2 करके इसका एक CFC का फॉर्मूला है। CFC कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में बच्चों 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में पहुंचती है। और पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। और यूनेप का फुल फॉर्म होता है बच्चों, ये पूछा जा सकता है आपसे, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप का फुल फॉर्म होता है, जिसको हिंदी में आप कह सकते हो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इन जितनी भी ओटी वगैरह ओटी जो आपको बच्चों मैंने आज आपको पढ़ाई है, समझाई है, उनको आप बार बार 1-2 बार इस वीडियो को आराम से ×2 की स्पीड में लगा के देख लेना। कुछ चीज़ें क्या होती है सुन के याद हो जाती है, और इसको सुनने के बाद आप एग्ज़ाम में जाओगे तो काफ़ी फ़ायदा आपको हो सकता है। धन्यवाद।